आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 20वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महिम ने उस दिन गोरा से कुछ न कहा। वे दूसरे दिन उसके कमरे में गए। उन्होंने सोचा था गोरा को फिर राजी करने में बहुत कुछ कहना सुनना पड़ेगा, किंतु उन्होंने ज्यों ही आकर कहा कि विनय कल शाम को आकर विवाह के संबंध में पक्का वचन दे गया है और फलदान के विषय में तुमसे सलाह लेने को कहा है, त्यों ही गोरा ने अपनी सम्मति प्रकट कर कहा, अच्छा तो फलदान हो जाए। महिम ने अचंभित होकर कहा, अभी तो कहते हो अच्छा, पीछे फिर कहीं लड़ना बैठना। गोरा, मैंने रोकने के अभिप्राय से तो झगड़ा किया नहीं, अनुरोध का ही झगड़ा था। महिम, इसीलिए हम तुमसे हाथ जोड़कर ये विनय करते हैं कि न तुम इसमें बाधा दो और न अनुरोध ही करो। ना तो हमें कुरु पक्ष की नारायणी सेना की ही जरूरत है और न पांडव पक्ष के नारायण की ही। मैं अकेला जो कर सकूंगा वही अच्छा होगा। मैंने भूल की थी जो तुमसे अनुरोध करने को कहा था। पहले मैं ये न जानता था कि तुम्हारी सहायता भी उल्टी होती है। जो हो, ये जो कार्य हो रहा है इसमें तुम्हारी इच्छा तो है। गोरा, जी हाँ, इच्छा है। महिम, यही चाहिए। तुम इस विषय में अब कुछ उद्योग न करना। गोरा को क्रोध आता है तो उसके आवेग में वो कुछ भी कर सकता है, ये सत्य है, लेकिन उस गुस्से को पोसकर अपने ही संकल्प नष्ट करना उसका स्वभाव नहीं है। विनय को जैसे भी हो वो बांधना चाहता है। रूठने का समय ये नहीं है। कल झगड़े की प्रतिक्रिया के कारण ही विवाह की बात पक्की हुई। विनय के विद्रोह ने ही विनय के बंधन मजबूत कर दिए। ये बात सोचकर गोरा को कल की घटना पर मनी मन खुशी ही हुई। विनय के साथ हमेशा का स्वाभाविक संबंध फिर से स्थापित करने में गोरा ने बिल्कुल देर नहीं की, लेकिन दोनों के बीच जो एकांत सहज भाव था उसमें तो कुछ कमी आ ही गई। गोरा ने अब समझा कि विनय को दूर से खींच रखना कठिन होगा। जहां आशंका की जगह है वहीं पहरा देना चाहिए। उसने मन में सोचा कि यदि परेश बाबू के घर बराबर आया जाया करूं तो विनय को घेरे के भीतर रख सकूंगा। उसी दिन अर्थात झगड़े के दूसरे दिन तीसरे पहर को गोरा विनय के घर आ पहुंचा। विनय को ये आशा न थी कि गोरा आज ही आवेगा। इस कारण उसके मन में खुशी के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। इससे भी बढ़कर आश्चर्य का विषय ये था कि आने के साथ ही गोरा ने परेश बाबू की लड़कियों की चर्चा छेड़ दी। फिर उस पर चमत्कार ये कि उसमें आक्षेप की किंचित मात्र गंध न थी। ये आलोचना विनय को उत्तेजित करने के लिए यथेष्ट थी। किसी विशेष चेष्टा की आवश्यकता न हुई। सुचरिता के साथ विनय जिन बातों की चर्चा करता रहा ये विस्तार से गोरा को बताने लगा। सुचरिता विशेष आग्रह से स्वयं ये सब बातें उठाती है और चाहे जितनी बहस करे अनजाने में धीरे धीरे उनसे सहमत होती जा रही है। गोरा को ये बात बताकर विनय ने उसे उत्साहित करने की चेष्टा की। बातों बातों में विनय ने कहा, नंद की मां ने भूतों के ओझा को बुलाकर कैसे नंद के प्राण ले लिए और इसे लेकर तुम्हारे साथ क्या बात हुई थी। जब मैंने बताया तब कहने लगी, आप लोग सोचते हैं लड़कियों को घर में बंद करके रसोई बर्तन और सफाई करने देने से ही उनका सब कर्तव्य पूरा हो जाता है। इधर तो ऐसा करके उनकी समझ बूझ सब चौपट करके रख देंगे। उधर जब वे ओझा को बुलाएंगी तब उन पर बिगड़ने से भी नहीं चूकेंगे। जिनके लिए सारी दुनिया अड़ोस पड़ोस के दो एक घरों तक ही सीमित है वे कभी संपूर्ण मानव नहीं हो सकती, और अधूरी रहकर पुरुषों के सब बड़े कामों को बिगाड़कर अधूरे करके पुरुष को भार से लाद कर नीचे की ओर खींचकर वे फिर अपनी दुर्गति का बदला लेंगी ही। नंद की मां को आप ही ने ऐसा बनाया है और ऐसी जगह घेर कर रखा है कि आज आप जान लगाकर भी उसे सुबुद्धि देना चाहें
तो वो उस तक पहुंचेगी ही नहीं। मैंने इस बारे में तर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच कहूं गोरा, मन ही मन उनसे सहमत होने के कारण मैं कोई जोरदार दलील नहीं दे सका। और उनसे तो फिर भी बहस हो जाती, लेकिन ललिता से बहस करने का मुझे साहस नहीं होता। ललिता ने जब भवें सिकोड़ कर कहा, आप लोग सोचते हैं दुनिया भर का काम आप लोग करेंगे और आप लोगों का काम हम करेंगे, ये नहीं होने का। या तो हम भी दुनिया का काम संभालेंगे, नहीं तो बोझ होकर रह जाएंगी। हम बोझ होंगी तो आप बिगड़कर कहेंगे पथे नारी विवर्जिता, लेकिन आप नारी को भी चलने दें तो फिर उसका विवर्जन करने की जरूरत न होगी, न घर में न पथ पर। तब मुझसे कोई उत्तर नहीं बन पड़ा और मैं चुप रह गया। ललिता आसानी से कोई बात नहीं कहती, लेकिन जब कहती है तब बहुत सोच समझ कर जवाब देना होता है। तुम जो कहो गोरा, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी नारियां अगर चीनी नारियों के पैरों की तरह बांध कर रखी जाएंगी तो उससे हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। गोरा, लड़कियों को शिक्षा न दी जाए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। विनय, चारू पाठ तीसरा भाग पढ़ा देने से ही क्या शिक्षा हो जाती है? गोरा, अच्छी बात है, अब से विनय बोध प्रथम भाग पढ़ाया जाएगा। दोनों मित्रों में उस दिन घूम फिरकर परेश बाबू की लड़कियों के विषय में वार्तालाप होते होते रात हो गई। गोरा अकेला घर लौटते समय रास्ते में इन सब बातों को मन ही मन सोचने लगा, और घर आकर जब तक उसे बिछौने पर जाकर नींद न आई तब तक वो परेश बाबू की लड़कियों की बात को मन से दूर न कर सका। गोरा के जीवन में ये आज नई घटना है। इसके पहले आज तक कभी उसके मन में स्त्रियों की बात ने स्थान नहीं पाया था। अनेक सांसारिक व्यवहारों में ये भी एक चिंता का विषय है। इसे विनय ने इस दफे प्रमाणित कर दिया। ये बात अब किसी तरह उड़ाई नहीं जा सकती। या तो इसकी रक्षा करनी होगी या इसके विरुद्ध युद्ध करना होगा। दूसरे दिन विनय ने जब गोरा से कहा, परेश बाबू के घर एक बार चलो ना, बहुत दिन से नहीं गए हो, वे बराबर तुम्हारी बात पूछा करते हैं, तब गोरा बिना कुछ उज्र किए जाने को राजी हो गया। सिर्फ राजी ही नहीं हुआ, उसके साथ कुछ उत्सुकता भी थी। पहले सुचरिता और परेश बाबू की कन्याओं की स्थिति के संबंध में ये बिल्कुल उदासीन था, किंतु अब उसके मन में एक नए कौतूहल का भाव उत्पन्न हुआ है। विनय के चित्त को वो कैसे इस तरह अपनी ओर खींच रही हैं, ये जानने के लिए उसके मन में विशेष आग्रह हुआ। जब दोनों परेश बाबू के घर पहुंचे तब सांझ हो गई थी। छत के ऊपर वाले कमरे में दिया जलाकर हारान बाबू अपना एक अंग्रेजी लेख परेश बाबू को सुना रहे थे। यहां परेश बाबू एक उपलक्ष्य मात्र थे। असल में सुचरिता को सुनाना ही उनका उद्देश्य था। आंखों पर रोशनी न आने देने के लिए सुचरिता मुंह के सामने ताड़ का पंखा किए टेबल के कुछ दूर एक तरफ चुप बैठी थी। वो अपने स्वाभाविक सरल भाव से निबंध सुनने के लिए विशेष चेष्टा कर रही थी, किंतु रह रहकर उसका मन हठात दूसरी ओर चला जाता था। इसी समय नौकर ने आकर जब गोरा और विनय के आने की खबर दी तब सुचरिता एकाएक चौंक उठी। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसे उठकर जाते देख परेश बाबू ने कहा, सुचरिता, कहाँ जाती हो? बैठो, और कोई नहीं है, हमारे विनय और गौरमोहन आ रहे हैं। सुचरिता सकचाकर फिर बैठ गई। हारान बाबू के लंबे अंग्रेजी लेख के पाठ में विघ्न पहुंचने से सुचरिता का जी हल्का हुआ। गोरा के आने की बात सुनकर उसके मन में किसी प्रकार का उल्लास न हुआ हो सो नहीं, किंतु हारान बाबू के सामने गोरा के आने से उसके मन में एक तरह की बेचैनी और संकोच मालूम होने लगा। दोनों में पीछे झगड़ा न हो, ये सोचकर या अन्य किसी कारण से, ये कहना कठिन है। गोरा का नाम सुनते ही हारान बाबू का मन उदास सा हो गया। गोरा के नमस्कार का किसी तरह उत्तर देकर ये मुंह लटकाए बैठे रहे। हारान बाबू को देखते ही उसी के साथ वाद विवाद करने के लिए गोरा का जी फड़क उठा। बरदा सुंदरी अपनी तीनों लड़कियों को लेकर कहीं नेवते में गई थी। तय हो गया कि शाम को परेश बाबू जाकर उन सबों को ले आवेंगे। परेश बाबू के जाने का समय हो गया है। ऐसे समय में गोरा और विनय के आ जाने से उनके जाने में बाधा हुई, किंतु अब अधिक विलंब करना उचित न समझकर वे सुचरिता और हारान बाबू के कान में कह गए, तुम इनके साथ कुछ देर बैठो, जहां तक होगा मैं शीघ्र ही आता हूं। देखते ही देखते गोरा और हारान बाबू के बीच भारी शास्त्रार्थ छिड़ गया। जिस विषय पर तर्क चला था वो ये था, कलकत्ते के निकटवर्ती किसी जिले के मजिस्ट्रेट ब्रैडला साहब से परेश बाबू की ढाके में भेंट हुई थी। परेश बाबू की स्त्री और लड़कियां पर्दे का लिहाज न रखकर बाहर निकलती थी। इससे खुश होकर साहब और मेम
दोनों उनकी बड़ी खातिर करते थे। साहब अपने जन्मदिन को हर साल कृषि प्रदर्शनी का मेला कराते थे। इस दफे बरदा सुंदरी ने ब्रेडला साहब की मेम से भेंट करके उसके आगे अंग्रेजी काव्य साहित्य में अपनी लड़कियों की विशेष योग्यता का वर्णन किया। ये सुनकर मेम साहब ने कहा, अब की बार मेले में छोटे लाट साहब अपनी मेम के साथ आवेंगे। आपकी लड़कियां यदि उनके सामने एक आध छोटा सा अंग्रेजी नाटक खेलें तो बड़ा अच्छा हो। इस प्रस्ताव पर बरदा सुंदरी अत्यंत उत्साहित हो उठी। आज वो अपनी लड़कियों के अभ्यास की जांच कराने के लिए किसी मित्र के घर गई हैं। इस मेले में गोरा आवेगा या नहीं, ये पूछने पर गोरा कुछ अनावश्यक उग्रता के साथ बोला, नहीं। इस प्रसंग पर इस देश के अंग्रेजों और बंगालियों के बीच क्या संबंध है और परस्पर सामाजिक सम्मेलन में कौन सी बाधा है, इस विषय पर दोनों में प्रचंड वाद विवाद उपस्थित हुआ। हारान बाबू ने कहा, बंगालियों का ही दोष है। हम लोगों में इतने कुसंस्कार और कुप्रथाएं हैं कि हम लोग अंग्रेजों के साथ मिलने योग्य नहीं रहे। गोरा, अगर यही सच है तो उस अयोग्यता के रहते भी अंग्रेज के साथ मिलने के लिए लाट टपकाते फिरना हमारे लिए बड़ा लज्जा का विषय है। हारान, किंतु जो योग्य हैं वे अंग्रेजों के यहां यथेष्ट सम्मान पा रहे हैं, जैसे ये लोग। गोरा, एक व्यक्ति के आदर से जहां और सभी व्यक्तियों का विशेष अनादर हो, वहां उस आदर को हम भारी अपमान में गिनते हैं। ये उत्तर पा हारान बाबू अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। गोरा उनको ठहर ठहर कर वाक् बाण से बेधने लगा। दोनों में जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, तब सुचरिता टेबल के पास बैठकर पंखे की आड़ से गोरा को टकटकी बांधे देख रही थी। जो बात होती थी सो उसके कानों में आती अवश्य थी, किंतु उस ओर उसका मन नहीं था। पूछने पर शायद वो न बता सकती कि मैंने क्या सुना है। सुचरिता जो स्थिर दृष्टि से गोरा को देख रही थी, सो उस संबंध में यदि उसका मन अपने हाथ से बाहर न हो गया होता तो वो अपनी इस धृष्टता पर लज्जित होती, किंतु वो मानो अपने को भूलकर गोरा को निहार रही थी। गोरा अपनी मजबूत बाहों को टेबल के ऊपर रखे हुए सामने झुका बैठा था। दिए की रोशनी में उसका उन्नत ललाट चमक रहा था। उसके मुंह पर कभी घृणा, कभी व्यंग्य की हंसी और कभी उत्साह का चिन्ह दिखाई दे रहा था। उसके मुंह के प्रत्येक भाव से एक आत्ममर्यादा का गौरव लक्षित होता था। वो जो कह रहा था सो केवल सामयिक वितर्क या आक्षेप की बात नहीं थी। प्रत्येक बात उसकी पहले की सोची हुई सी जान पड़ती थी। उसमें किसी तरह की दुर्बलता, दुविधा या विचित्रता नहीं थी। उसके कंठ से जो कुछ निकलता था सुदृढ़ भाव से भरा हुआ निकलता था, मानो उसके अंग प्रत्यंग से सुदृढ़ता का भाव प्रकाशित होता था। सुचरिता उसको आश्चर्य के साथ देखने लगी। सुचरिता ने अपनी उम्र भर में इतने दिन बाद मानो पहले पहले एक व्यक्ति को विशेष पुरुष के रूप में देखा। उसकी जोड़ का और कोई पुरुष उसकी दृष्टि में न आ सका। इस वितर्क में गोरा के विरुद्ध खड़े होने से ही हारान बाबू सुचरिता की दृष्टि में हल्के जचने लगे। उसके शरीर की आकृति, उसका चेहरा, उसकी चेष्टा और उसकी पोशाक तक मानो भाई के साथ दिल लगी करने लगी। इतने दिन बारंबार विनय के साथ गोरा के संबंध में आलोचना करके सुचरिता ने गोरा को एक विशेष दल और विशेष मत का असाधारण मनुष्य मान लिया था। उसके द्वारा देश का कोई कल्याण साधन कभी हो सकता है, यही कल्पना केवल मन में कर ली थी। आज सुचरिता उसके मुंह की ओर एकाग्र मन से देखते देखते समस्त दल, समस्त मन और समस्त उद्देश्य से अलग कर गोरा को केवल गौरमोहन समझने लगी। जैसे समुद्र कोई प्रयोजन या व्यवहार की अपेक्षा न रखकर चंद्रमा को देखते ही बिना कारण आनंद से फूल उठता है, उसी तरह आज सुचरिता भी गोरा को देखकर फूल उठी। मनुष्य के साथ मनुष्य की आत्मा का क्या संबंध है, इस ओर सुचरिता का ध्यान आकर्षित हुआ और इस अपूर्व अनुभव से वो अपने अस्तित्व को एकदम भूल गई। हारान बाबू ने सुचरिता के मन का ये भाव समझ लिया। इसी से तर्क में उसकी युक्ति जोरदार न होती थी। मन अधीर हो जाने से बुद्धि भी मंद पड़ जाती है। आखिर वो नितांत धैर्यहीन होकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और सुचरिता को अपनी परमात्मीय की भांति पुकार कर बोले, सुचरिता, जरा इस कमरे में आओ, तुमसे एक बात करनी है। सुचरिता एकदम चौंक उठी। हारान बाबू के साथ सुचरिता का जैसा चिर परिचय था, उससे वो कभी उसको इस तरह पुकार नहीं सकते थे, सो बात नहीं है।
यदि और समय वो इस तरह पुकारते तो सुचरिता कुछ मन में न लाती, किंतु आज गोरा और विनय के सामने उसने इस बात से अपने को अपमानित समझा। विशेषकर गोरा ने उसके मुंह की ओर ऐसे भाव से देखा कि वो हारान बाबू को इस अशिष्टता के लिए क्षमा न कर सकी। पहले तो जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, ऐसा भाव करके चुप बैठी रही। फिर हारान बाबू ने कुछ क्रोध भरे स्वर में कहा, सुचरिता सुनती नहीं? मुझे कुछ कहना है, एक बार इस कमरे के भीतर ना आओगी? सुचरिता ने उसके मुंह की ओर न देखकर कहा, अभी ठहरिए, बाबूजी को आने दीजिए, तब सुन लूंगी। विनय ने खड़े होकर कहा, अच्छा तो हम जाते हैं। सुचरिता झट बोल उठी, नहीं विनय बाबू, आप अभी न जाएं। बाबूजी ने आप लोगों से ठहरने को कहा है, वे अब आते ही होंगे। उसके स्वर में एक व्याकुल अनुनय का भाव प्रकट हो रहा था, मानो हिरनी को व्याध के हाथों सौंपकर चले जाने का प्रस्ताव हो रहा हो। तो मैं अब पल भर भी नहीं ठहर सकता, ये कहकर हारान बाबू वहां से चले गए। उस समय वे क्रोध में आकर वहां से निकल तो पड़े, किंतु बाहर आकर जब उनके होश ठिकाने आए तब उन्हें पश्चाताप होने लगा। परंतु उस समय लौटने का कोई बहाना उन्हें खोजने पर भी न मिला। हारान बाबू के चले जाने पर सुचरिता एक अपूर्व लज्जा से सिकुड़कर सिर झुकाकर बैठी रही। क्या करूं, क्या बोलूं, ये मन ही मन सोच रही थी, पर कुछ निश्चय न कर सकती थी। तब तक गोरा ने उसके मुंह की ओर अच्छी तरह देखने का अवकाश पा लिया। गोरा ने शिक्षित स्त्रियों में जिस उद्दत स्वभाव और निर्लज्जता की कल्पना कर रखी थी, उसका आभास तक सुचरिता की मुख शोभा में न था। बुद्धि की उज्ज्वलता से उसका चेहरा अवश्य प्रकाश पा रहा था, किंतु लज्जा और नम्रता से आज वो क्या ही सुंदर और कोमल मालूम हो रही थी। उसके मुख पर क्या ही लावण्य और कोमलता छाई है। धनुष सी टेढ़ी भौहों पर आयत ललाट की कैसी अपूर्व शोभा है। नवीन रमणी के वेश विन्यास और उसके भूषण बसन की ओर गोरा ने इसके पूर्व कभी अच्छी तरह से नहीं देखा था, और न देखने का उसे एक रोग सा था। स्वभावतः उसे उस पर घृणा थी। आज सुचरिता के शरीर पर नए ढंग की साड़ी पहनने का चमत्कृत भाव देखने में उसको बड़ा अच्छा लगा। सुचरिता का एक हाथ टेबल पर था। उसकी आस्तीन के सिकड़े हुए भाग से बड़ा हुआ वो हाथ आज गोरा को किसी कोमल हृदय की कल्याणमयी वाणी सा लगा। दीपालोकित शांत संध्या में सुचरिता को घेरे हुए सारा कमरा अपने प्रकाश, अपनी दीवारों के चित्र, अपनी सजावट और अपनी व्यवस्था के साथ मानो एक विशेष अखंड रूप लेकर दिखाई दिया। वो गृह है, वो सेवा कुशल नारी के यत्न, स्नेह और सौंदर्य से मंडित है। वो निरी दीवारों और शहतीरों पर टिकी हुई छत से कहीं अधिक कुछ है। ये आज मानो पल भर में गोरा के सामने प्रत्यक्ष हो उठा। अपने चारों ओर के आकाश में गोरा ने मानो एक सजीव सत्ता का अनुभव किया। उसके हृदय पर चारों ओर से एक और हृदय की लहरें आकर आघात करने लगीं। न जाने कैसी एक निविड़ता मानो उसे घेरने लगी। ऐसी अपूर्व उपलब्धि उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई। देखते देखते सुचरिता के माथे पर बिखरे हुए केशों से लेकर उसके पैरों के निकट साड़ी के किनारे तक क्रमशः अत्यंत सत्य और अत्यंत विशेष हो उठा। घर की कड़ी, छत और दीवार तक उसकी दृष्टि में नई सी हो उठी है। आखिर वो क्रम क्रम से सुचरिता के सिर से पैर तक सभी अंगों की शोभा देख चकित हो रहा। कुछ देर तक कोई कुछ न कहकर संकुचित से हो रहे। तब विनय ने सुचरिता की ओर देखकर कहा, उस दिन आप क्या कहती थी? और ये कहकर उसने एक बात छेड़ दी। उसने कहा, मैं आपसे तो कह चुका हूं कि पहले मेरे मन में कुछ और ही धारणा थी। मेरे मन में विश्वास था कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए कुछ आशा नहीं है। हम लोगों को बहुत दिनों तक नाबालिग की तरह रहना होगा और अंग्रेज हम लोगों के निरीक्षक नियुक्त रहेंगे। हमारे देश के अधिकांश लोगों के मन का भाव ऐसा ही है। ऐसी अवस्था में मनुष्य या तो अपना स्वार्थ लिए रहता है या उदासीन भाव से समय बिताता है। मैंने भी एक समय चाहा था कि गोरा के पिता से कह सुनकर कहीं नौकरी का प्रबंध करा लूंगा। उस समय गोरा ने मुझसे कहा, नहीं, तुम सरकारी नौकरी कभी नहीं कर सकोगे। इस बात से सुचरिता के मुंह पर एक आश्चर्य का आभास देखकर गोरा ने कहा, आप ये न समझें कि गवर्नमेंट के ऊपर क्रोध करके मैंने ऐसा कहा है। जो लोग सरकारी काम करते हैं वे गवर्नमेंट की शक्ति को
अपनी शक्ति समझ गर्व करते हैं और देशी लोगों की श्रेणी में अपने को भिन्न मानते हैं। जितने ही दिन बीतते हैं हम लोगों का ये भाव उतना ही प्रबल होता जाता है। मेरे एक आत्मीय पुराने जमाने में डिप्टी थे। अब वे उस काम को छोड़ बैठे हैं। उनसे जिला मजिस्ट्रेट ने पूछा था, बाबू आपके इजलास में इतने लोग रिहाई क्यों पाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, साहब उसका एक कारण है। आप जिनको जेल भेजते हैं वे आपके लिए कुत्ते बिल्ली से बढ़कर नहीं हैं, और मैं जिन्हें जेल भेजता हूं उन्हें अपना भाई समझता हूं। इतनी बात बोलने वाला डिप्टी तब भी था, और उस बात को सुन लेने वाले अंग्रेज हाकिम का भी उस समय अभाव न था। परंतु जितना ही समय बीतता जाता है उतने ही लोग नौकरी को भूषण समझते जा रहे हैं, और आजकल के डिप्टी बाबू के सामने उनके देश का आदमी क्रमशः कुत्ता बिल्ली होता जा रहा है। किंतु इस प्रकार पद की उन्नति होते होते जो केवल उनकी अवनति हो रही है, इस बात का कभी उनके मन में अनुभव तक नहीं होता। लोग दूसरे के कंधे पर भार रखकर अपने घर के लोगों को तुच्छ समझेंगे और तुच्छ जानकर उनके प्रति अविचार करने को बाध्य होंगे। इससे देश का कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये कहकर गोरा ने टेबल पर हाथ पटका, जिससे चिराग हिल गया। यदि कुछ जोर से और हाथ पटका जाता तो चिराग जरूर लुढ़क जाता। विनय ने कहा, गोरा ये टेबल गवर्नमेंट की नहीं और ये चिराग भी परेश बाबू का ही है। ये सुनकर गोरा ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी प्रबल हास्य ध्वनि से सारा मकान गूंज उठा। दिल लगी की बात सुनकर गोरा लड़के की तरह ऐसे जोर से हंस उठा, इससे सुचरिता को आश्चर्य हुआ और उसके मन में एक विशेष आह्लाद हुआ। जो लोग बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं वे जी खोलकर खूब हंस भी सकते हैं, ये बात मानो वो न जानती थी। गोरा ने उस दिन बहुत बातें की। सुचरिता यद्यपि चुप थी, किंतु उसके मुंह के भाव से गोरा ने एक ऐसी तृप्ति पाई कि उत्साह से उसका हृदय फूल उठा। अंत में मानो उसने सुचरिता की ओर लक्ष्य करके कहा, एक बात याद रखने की है। यदि हम लोगों का ऐसा गलत संस्कार हो कि जब अंग्रेज प्रबल हो उठे हैं तब हम लोग भी ठीक उन्हीं की तरह ना हो तो कदापि प्रबलता प्राप्त न कर सकेंगे, तो ये भूल है। हम लोग उनका अनुकरण करते करते और भी बर्बाद हो जाएंगे। न हिंदू रहेंगे न मुसलमान, प्रबलता क्या होगी खाक। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप भारतवर्ष के भीतर आवें, इसके भले बुरे व्यवहारों के बीच में खड़ी हों, और यदि कोई त्रुटि देख पड़े तो भीतर से ही उसका संशोधन कर लें। सबके साथ मिलकर एक हों। इसके विरुद्ध खड़े होकर बाहर से क्रिस्तानी संसार में शामिल होकर रग रग में उस धर्म की दीक्षा पाने से इस हिंदू मत का तत्व वो आप न समझ सकेंगे। जब तब इस पर चोटें ही करेंगी। आपके द्वारा इसका कोई उपकार न हो सकेगा। गोरा ने कहा सही कि ये मेरा अनुरोध है, किंतु ये तो अनुरोध नहीं था, ये तो एक प्रकार की आज्ञा है। बात ऐसी बलवती है और उसके भीतर एक ऐसी ताकीद है कि वो दूसरे की सम्मति की अपेक्षा नहीं रखती। सुचरिता ने सिर नीचा किए ही सब सुना। इस प्रकार एक प्रबल आग्रह के साथ गोरा ने जो उसी को विशेष भाव से संबोधन करके ये बातें कहीं, इससे सुचरिता के मन में एक आंदोलन उपस्थित हुआ। सुचरिता ने अपना सब संकोच दूर करके बड़ी नम्रता के साथ कहा, मैंने देश की बातों को कभी इस प्रकार महत्व भरे भाव से नहीं सोचा था, परंतु मैं आपसे एक बात पूछती हूं, धर्म के साथ देश का क्या संबंध है? धर्म क्या देश से भिन्न विषय नहीं है? गोरा के कान में सुचरिता के कोमल कंठ का ये प्रश्न बड़ा ही मधुर लगा। सुचरिता की बड़ी बड़ी आंखों के बीच ये प्रश्न और भी माधुर्यमय देख पड़ा। गोरा ने कहा, जिस धर्म को आप देश से भिन्न विषय समझती हैं वो देश की अपेक्षा कितना बड़ा है, ये आप देश के भीतर प्रवेश करके ही जान सकते हैं। ईश्वर ने ऐसे ही विचित्र भाव से अपने अनंत स्वरूप को व्यक्त किया है। जो लोग कहते हैं कि सत्य एक है, केवल एक ही धर्म और उसके रूप को सत्य मानते हैं, वे अपने उस निर्णीत एक सत्य को ही मानते हैं, और सत्य जो अनंत के रूप में परिणित है उसको वे मानना नहीं चाहते। वे ये नहीं जानते कि ये सत्य धर्म अनेक रूपों में विभक्त है, फिर वो चाहे किसी रूप में हो, है सब सत्य ही। मैं आपसे सच कहता हूं, भारतवर्ष की खुली खिड़की की राह से आप सूर्य को अच्छी तरह देख सकती हैं। उसके लिए समुद्र पार जाकर ईसाई के गिरजाघर की खिड़की में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। सुचरिता ने कहा,
आप ये कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष का धर्मतंत्र एक विशेष मार्ग से ईश्वर की ओर ले जाता है? वो विशेषता क्या है? गोरा: विशेषता यही है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो विशेष के भीतर ही व्यक्त होता है। जो निराकार है उसके आकार का अंत नहीं। वो ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल और सूक्ष्म का अनंत प्रवाह है। छोटों से भी छोटा और बड़ों से बड़ा है। जो अनंत विशेष है वही निर्विशेष है। जो अनंत रूप है वही अरूप है, अर्थात जिस रूप के परे कोई रूप नहीं। ब्रह्म व्यापक रूप से सर्वत्र विद्यमान है और देशों में ईश्वर को कुछ घट बढ़ परिणाम से किसी एक सीमा निबद्ध विशेष के भीतर रोक रखने की चेष्टा की गई है। भारतवर्ष में भी ईश्वर को विशेष के बीच देखने की बात है, किंतु ये देश उस विशेष को ही एकमात्र और सर्वोपरि नहीं गिनता। अनेक विषयों में एक ये भी विशेष है, बस इतना ही। ईश्वर जो इस विशेष को भी अनंत गुण से अतिक्रम किए हुए है, ये बात भारतवर्ष का कोई भक्त कभी अस्वीकार नहीं करता। सुचरिता: ज्ञानी अस्वीकार न करें परंतु अज्ञानी? गोरा: मैंने तो पहले ही कहा है कि अज्ञानी सभी देशों में सभी सत्य को विकृत मानेंगे ही। सुचरिता: हमारे देश में वो विकार क्या बहुत दूर तक नहीं पहुंचा है? गोरा: हो सकता है, किंतु उसका कारण यही है कि धर्म के स्थूल और सूक्ष्म, अंतर और बाहर, शरीर और आत्मा, इन दोनों अंगों को भारतवर्ष पूरी तरह ग्रहण करना चाहता है। इसलिए जो सूक्ष्म को ग्रहण नहीं कर सकते वे स्थूल को ही कहते हैं और अज्ञान के द्वारा उस स्थूल के भीतर अनेक अद्भुत विकारों की कल्पना करते हैं। किंतु जो रूप अरूप दोनों में सत्य है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी सत्य है, ध्यान में भी सत्य है और प्रत्यक्ष में भी सत्य है, उन्हें देह मन कर्म सभी से उपलब्ध करने का जो आश्चर्यमय और विशाल प्रयत्न भारतवर्ष कर रहा है, मूर्खों की तरह उसकी अवज्ञा करके यूरोप की 18वीं शताब्दी के नास्तिकता और आस्तिकता मिश्रित एक संकीर्ण, नीरस, अंगहीन धर्म को हम एकमात्र धर्म के रूप में ग्रहण कर लें, ये कैसे हो सकता है? मैं जो कह रहा हूं वो शायद आप अपने बचपन में पड़े हुए संस्कारों के कारण अच्छी तरह न समझ सकेंगी। सोचेंगी कि अंग्रेजी पढ़कर भी इस आदमी को शिक्षा का कुछ फल नहीं मिला। लेकिन भारतवर्ष की सत्य प्रकृति और सत्य साधना के प्रति आप में कभी श्रद्धा उत्पन्न हो सकी? हजारों बाधाओं और विकृतियों के बीच भी भारतवर्ष जैसे अपने को प्रकाशित कर रहा है, उस प्रकाश की गहराई में आप प्रवेश कर सकें तो और क्या कहूं। अपने भारतवर्षीय स्वभाव और शक्ति को फिर पाकर आप मुक्ति लाभ करेंगी। सुचरिता को देर तक चुप बैठे देख गोरा ने कहा, आप मुझे प्रतारक न समझें। हिंदू धर्म के संबंध में कपटाचारी लोग, विशेषकर जो नए धर्मध्वजी हो उठे हैं, वे जिस भाव से बात करते हैं उस भाव से आप मेरी बात को ग्रहण न करें। भारतवर्ष के विविध प्रकाश और विचित्र व्यापार के भीतर मुझे एक गंभीर और बहुत बड़ी एकता सूझ पड़ी है। मैं उस एकता के आनंद में पागल हो गया हूं। उस ऐक्य के आनंद में ही भारतवर्ष के भीतर जो लोग निपट मूर्ख हैं, उनके साथ मिलकर 10 आदमियों के बीच जमीन पर बैठने में कुछ भी संकोच नहीं होता। संकोच होगा ही क्यों? जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती वे भले ही संकोच करें। जिनकी जैसी समझ है वे वैसा समझते हैं। मैं अपने भारतवर्ष के सभी लोगों के साथ हूं। वे सभी मेरे आत्मीय हैं। भारतवर्ष के हम लोग सब एक हैं। भारतवर्ष सबके लिए एक है। सब लोग इसी एक भारत भूमि की संतान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गोरा के सुदीर्घ कंठ से निकली हुई ये बातें घर के भीतर बड़ी देर तक गूंजती रहीं। इन बातों को सुचरिता भली भांति न समझ सकी। वस्तुतः ये बातें उसके बखूबी समझने को थीं भी नहीं, किंतु अनुभव के प्रथम अस्पष्ट संचार का वेग बड़ा ही प्रबल होता है। मनुष्य जीवन चार दीवारी के भीतर या किसी दल के बीच घिरा नहीं है। ये ज्ञान मानो सुचरिता के मन को दबाने लगा। इसी समय सीढ़ी से आती हुई स्त्रियों की खिलखिलाहट सुन पड़ी। बरदा सुंदरी और लड़कियों को लेकर परेश बाबू लौट आए। सीढ़ी से ऊपर आते समय सुधीर उन सबों का मार्ग रोक कर बीच में खड़ा हो रहा। उसकी इस नादानी पर सभी हंस पड़ी।
लावण्य, ललिता और सतीश कमरे के भीतर आते ही गोरा को देख ठिठक गए। लावण्य उल्टे पैर कमरे से बाहर हो गई। सतीश विनय की कुर्सी के पास खड़ा होकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कहने लगा। ललिता सुचरिता के पीछे कुर्सी खींचकर उसकी आड़ में अपने को छिपाकर बैठी। परेश बाबू ने आकर कहा, मेरे लौटने में बड़ी देर हो गई, मालूम होता है हारान बाबू चले गए। सुचरिता ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। विनय ने कहा, जी हां, वे नहीं ठहर सके। गोरा ने खड़े होकर कहा, अब हम भी जाते हैं, और झुककर परेश बाबू को प्रणाम किया। परेश बाबू, आज अब तुम लोगों से बातचीत करने का समय नहीं रहा। जब तुम्हें फुर्सत मिले कभी कभी यहां आना। गोरा और विनय जब घर से जाने के उद्यत हुए तब बरदा सुंदरी सामने आ खड़ी हुई। दोनों ने उसे प्रणाम किया। उसने कहा, क्या आप लोग अब जा रहे हैं? गोरा, जी हां। बरदा सुंदरी ने कहा, विनय बाबू अभी नहीं जा सकते, आपको खाकर जाना होगा, आपसे काम की बात करनी है। सतीश ने लपक कर विनय का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ मां, विनय बाबू को मत जाने दो, आज वे रात को मेरे साथ रहेंगे। कुछ उचित उत्तर न दे सकने के कारण विनय को घबराया हुआ सा देख बरदा सुंदरी ने गोरा से कहा, क्या आप विनय बाबू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? क्या आपको इनसे कोई काम है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। विनय तुम ठहर जाओ, मैं जाता हूं। ये कहकर गोरा चला गया। विनय के लौट कर बैठते ही ललिता ने कहा, विनय बाबू, आज आपके भाग जाने ही में कुशल थी। विनय, क्यों? ललिता, मां आपको एक विपत्ति में डालना चाहती हैं। मजिस्ट्रेट के मेले में जो अभिनय होगा उसमें एक आदमी कम हो गया है, मां ने आप ही को चुना है। विनय घबरा कर बोल उठा, राम राम, ये क्या किया उन्होंने? ये काम मुझसे न होगा। ललिता ने हंसकर कहा, ये तो मैं मां से पहले ही कह चुकी हूं। इस नाटक में आपके मित्र कभी आपको सम्मिलित न होने देंगे। विनय ने चोट खाकर कहा, मित्र की बात जाने दो, मैंने 7 जन्म में कभी अभिनय नहीं किया, मुझे क्यों चुनती हो? इसी समय बरदा सुंदरी कमरे से भीतर आ बैठी। ललिता ने कहा, मां, तुमने अभिनय में विनय बाबू का व्यर्थ साथ कर लिया, पहले इनके मित्र को राजी कर लेती तब। विनय ने कुछ कातर होकर कहा, मित्र को राजी कर लेने की बात नहीं है, अभिनय तो आज तक मैंने कभी किया ही नहीं और मुझ में वो योग्यता भी नहीं है। बरदा सुंदरी, उसके लिए आप चिंता न करें, मैं आपको सिखा पढ़ाकर ठीक कर लूंगी। छोटी छोटी लड़कियां अभिनय कर सकेंगी और आप न कर सकेंगे। विनय के उद्धार का कोई उपाय न रहा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 20वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।